आइए बच्चों, अब देखते हैं टॉपिक 7.7.3 रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में हम यहाँ पे रिलेशन फाइंड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का जो इक्वेशन हम आगे पढ़ चुके हैं उसे देखते हैं। अब जानते हो कि एंगुलर मोमेंटम L इजकल टू आर क्रॉस पी। किसी भी पार्टिकल के लिए जिसका पोजीशन वेक्टर हो r और जिसकी लीनियर मोमेंटम हो p, उसके लिए आप ये इक्वेशन लगा सकते हो L इजकल टू आर क्रॉस पी। अब मैं यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन ले लेता हूँ, पूरे इक्वेशन का मैं डिफरेंशिएशन ले रहा हूँ, तो ये हो जाता है लेफ्ट साइड dl बाई डी टी और यहाँ पे राइट साइड में d बाई डी टी ऑफ इंटू ब्रैकेट r क्रॉस p। ठीक है, अब यहाँ पे r और p का जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे करेंगे आपको याद होगा। देखिए, जब इस तरह से दो वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में हो तो डिफरेंशिएशन के लिए पहली टर्म को ऐसे रहने देना है और दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, फिर प्लस अब पहली टर्म का डिफरेंशिएशन करना है और दूसरी टर्म को ऐसे ही रहने देना है। तो मैं यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन इस तरह से लिख पाऊंगा। पहले तो ये dl बाई डी टी हो गया इजकल टू, अब देखिए वेक्टर r को ऐसे रहने देना है क्रॉस, अब p का डिफरेंशिएशन यानी कि dp बाई dt लेना है, प्लस अब r को डिफरेंशिएट करना है यानी कि dr बाई dt क्रॉस p को ऐसे रहने देना है। ठीक है, याद रहे कि यहां पे सीक्वेंस बदलनी नहीं चाहिए, आप ये सीक्वेंस बदल नहीं सकते हो क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। चलिए अब देखते हैं, आप जानते हो कि dp बाई dt यानी फोर्स होता है और dr बाई dt यानी वेलोसिटी होता है, और ये जो p है ये मोमेंटम है, तो इसे मैं mv लिख सकता हूं। तो इस तरह से मैं लिख रहा हूं, ये हो गया r क्रॉस f, ठीक है, प्लस यहां पे dr बाई dt यानी कि वेलोसिटी v क्रॉस mv। ऑलराइट, अब ये पहली टर्म जो है r क्रॉस f वो तो टॉर्क है, तो ये हो गया टॉर्क, प्लस ये दूसरी टर्म जो है वो हो जाएगी जीरो। ऐसा इसलिए क्योंकि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। यहां पे ये v क्रॉस v होने वाला है। देखिए मास तो कांस्टेंट है, उसको तो आप बाहर रख सकते हो, तो बचेगा v क्रॉस v, तो v क्रॉस v हो जाएगा हमेशा जीरो। तो इन शॉर्ट हमें इक्वेशन इस तरह से मिल रहा है दैट टॉर्क टो इज इक्वल टू dl बाई डी टी, टॉर्क टो इज इक्वल टू dl बाई डी टी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, इसे हम ब्रैकेट करके रख देते हैं, टॉर्क टो इज इक्वल टू dl बाई डी टी। इसका मतलब हम कह सकते हैं thus the time rate of change of angular momentum is equal to torque acting on it। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कि dl बाई dt इज इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। राइट, यहां पे इस इक्वेशन के बारे में एक और चीज जानने लायक। अब देखिए, ये इक्वेशन दरअसल लीनियर मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ का जो इक्वेशन है F इक्वल टू dp बाई dt उसके जैसा ही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ इक्वेशन F इजकल टू dp बाई dt। यहां पे वेक्टर फॉर्म आएगा F इजकल टू dp बाई dt, जो कि लीनियर मोशन के लिए न्यूटन सेकंड लॉ है। तो इस तरह से ये रोटेशनल मोशन के लिए न्यूटन सेकंड लॉ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक जो हमारी सारी डिस्कशन थी वो सिंगल पार्टिकल के लिए थी, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम जो था वो सिंगल पार्टिकल के लिए हमने फाइंड किया। अब हम बात करते हैं पूरे सिस्टम की, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। यानी कि अगर ऐसा सिस्टम है जो कि बहुत सारे पार्टिकल से बना है तो उसके लिए टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम हम देखेंगे। मानिए कि टोटल n पार्टिकल्स हैं, तो ऐसे में एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। ऐसे में टोटल एंगुलर मोमेंटम आप लिख सकते हो कैपिटल L इजकल टू L1 प्लस L2
प्लस अप टू ln। ये सारा वेक्टर एडिशन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने वेक्टर एडिशन लिया है। अब जैसा कि आप जानते हो कि L इजकल टू R क्रॉस P होता है, तो यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा R1 क्रॉस P1 प्लस R2 क्रॉस P2 प्लस अप टू प्लस Rn क्रॉस Pn। ठीक है, अब इसे सिग्मा के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा i Ri क्रॉस Pi, राइट। ये हो गया कैपिटल L का इक्वेशन। अब मैं इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो ये हो जाता है dl बाई डी टी इजकल टू सिग्मा i। अब देखिए यहां पे ये Ri क्रॉस Pi जो है इसका डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा Ri क्रॉस Fi। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पे लेफ्ट साइड में देखिए, यहां पे हमने dl बाई डी टी लिया था, राइट। तो आपने देखा कि इसमें v क्रॉस v टर्म जो है वो जीरो हो जाती है, यानी कि राइट साइड की टर्म जीरो हो जाती है और क्या बचता है, r क्रॉस f बचता है। तो उसी तरह से यहां भी सिग्मा Ri क्रॉस Fi ये टर्म बचेगी, राइट। तो dl बाई डी टी इजकल टू सिग्मा Ri क्रॉस Fi मिल रही है। बट देखिए सिग्मा Ri क्रॉस Fi ये तो टॉर्क हो जाता है ना। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि dl बाई डी टी, ये कैपिटल dl बाई डी टी इजकल टू सिग्मा ऑफ i एंड टो आई इन वेक्टर फॉर्म। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी टॉर्क है उन सभी टॉर्क का एडिशन करना है आपको, ये dl बाई डी टी जितना होता है। अब यहां पे ये जो राइट साइड में टर्म है ये टोटल टॉर्क लेना है। अब टोटल टॉर्क में एक्सटर्नल टॉर्क भी आ जाएगा और इंटरनल टॉर्क भी आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल ले रहे हैं, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में पार्टिकल्स के बीच में इंटरनल फोर्स भी लगता है, तो उसकी वजह से इंटरनल टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है, और एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा होगा तो उसकी वजह से एक्सटर्नल टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो अब जो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क है इसे मैं टो ext ऐसे नाम दे देता हूं, राइट। प्लस जो टोटल इंटरनल टॉर्क है उसे मैं टो int ऐसे नाम दे देता हूं। याद रहे कि ये टोटल एक्सटर्नल टॉर्क है और ये टोटल इंटरनल टॉर्क है। मैं यहां पे मेंशन कर लेता हूं, हियर टो एक्सटर्नल इज द टोटल टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस एंड टो इंटरनल इज टोटल टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। अब यहां पे ये जो टो इंटरनल है, टो इंटरनल यानी कि इंटरनल फोर्सेस से लगने वाला टोटल टॉर्क, ये हमेशा जीरो रहेगा। इसकी वजह समझाता हूं मैं आपको। देखिए जैसे कि ये कोई पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, तो अब इन दोनों के बीच में जो इंटरनल फोर्स लगता है वो एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है, यानी कि दोनों के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और दूसरी बात कि ये फोर्स हमेशा इन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर ही लगता है, ठीक है। अब आप सोचिए इस पोजीशन में अगर आप दोनों का टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो इस फोर्स से लगने वाला टॉर्क और इस फोर्स से लगने वाला टॉर्क दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। इसका मतलब कि इन दोनों पार्टिकल्स का टोटल टॉर्क जो है जीरो हो जाएगा। अब आप पूरे सिस्टम की बात कर लीजिए तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इसी तरह से एज पर न्यूटन थर्ड लॉ इंटरनल फोर्स लग रहा होगा, तो इस वजह से टोटल इंटरनल टॉर्क जो है वो हमेशा जीरो आएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि अब हम लिख पाएंगे दैट dl बाई डी टी इजकल टू टोटल एक्सटर्नल टॉर्क, तो एक्सटर्नल प्लस जीरो, यानी कि हम कह सकते हैं तो एक्सटर्नल इन वेक्टर फॉर्म इजकल टू dl बाई डी टी। याद रहे कि यहां पे कैपिटल L यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है।
अब ये अपने आप में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। टोटल टॉर्क टू एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। इससे फाइनली हम ऐसा कह सकते हैं, thus the time rate of the total angular momentum of a system of particles about a point is equal to the sum of the external torque acting on the system taken about the same point। यानी कि शॉर्ट में कहे तो सिस्टम के टोटल एंगुलर मोमेंटम का टाइम रेट जो है वो उसके ऊपर लगने वाले टोटल एक्सटर्नल टॉर्क जितना होता है। अब आप देखिए ये इक्वेशन एग्जैक्टली एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी जैसा न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन है। यानी कि यहां भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में भी न्यूटन सेकंड लॉ रोटेशनल मोशन के लिए फॉलो हो रहा है। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं दैट दिस इक्वेशन इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ इक्वेशन एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। चलिए अब इसी इक्वेशन से देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखिए, इफ तो एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0, देन ऑब्वियसली वी कैन राइट दैट डी एल बाई डी टी विल बी ऑल्सो 0, है ना, एज पर द प्रीवियस इक्वेशन। इस इक्वेशन के मुताबिक आप कह सकते हो कि डीएल बाई डी टी भी 0 हो जाएगा। बट अगर डीएल बाई डी टी 0 है तो आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन हमेशा 0 कब होता है, जब क्वांटिटी कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वांटिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि वेक्टर एल विल बी कांस्टेंट, है ना। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम इज कांस्टेंट। तो अब हम लिख सकते हैं thus if the total external torque on a system of particles is 0, then the total angular momentum remains constant। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब इसे में एक और बात समझ लेते हैं। एज angular momentum vector L is constant, Lx will be constant, and we can call it like, let us say C1, constant C1. Ly will be constant, let us say C2, and Lz will be also constant, let us say C3. This all three are constants. Okay, means when angular momentum in a vector form is constant, that means all the three components Lx, Ly and Lz of angular momentum will be also constant. Here when we say Lx, that means it is the angular momentum of the system with respect to x axis, and likewise this is with respect to y axis and this is with respect to z axis, right? अब देखते हैं टॉपिक 7.8, that is equilibrium of rigid body। rigid body का equilibrium। A rigid body is said to be in mechanical equilibrium if the body is having number 1 ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। देखिए अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इसका लीनियर मोमेंटम p ये कांस्टेंट होगा। ओके, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सीधी सी बात है कि इसका लीनियर एक्सेलरेशन a ये 0 होगा, एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो सीधी सी बात है कि इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स या फिर कहें कि नेट फोर्स सिग्मा एफ आई ये भी 0 होगा। सिग्मा एफ आई विल बी 0। दरअसल सिग्मा एफ आई को आप ऐसे भी लिख सकते हो सकता है कि इस बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हो, लाइक F1, F2, F3 एंड
अप टू Fn। बट इन सभी का जो वेक्टर एडिशन है वो 0 होगा। तो इन शॉर्ट, अगर बॉडी के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस का वेक्टर सम 0 होता है तो ऐसी बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। इस सिचुएशन में आप फोर्स के कंपोनेंट्स लेके स्केलर फॉर्म में भी ऐसा इक्वेशन लिख सकते हो, दैट सिग्मा आई एफ आई एक्स विल बी 0। यानी कि यहां पे एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका सम 0 होगा, और इसी तरह से सिग्मा आई एफ आई वाई will also be 0 and sigma I Fiz will also be 0। ठीक है। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन नंबर 2, दैट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। देखिए, अगर बॉडी का एंगुलर मोमेंटम वेक्टर L ये कांस्टेंट है तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऐसे में एंगुलर एक्सेलेरेशन यानी कि अल्फा ये हो जाएगा 0, और अगर अल्फा 0 है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर लगने वाला टोटल टॉर्क सिग्मा आई टू आई will be also 0, है ना। अब ये टोटल टॉर्क का मतलब क्या होता है? टोटल टॉर्क का मतलब होता है ऑब्वियस सी बात कि टो 1 प्लस टो 2 प्लस अप टू प्लस टो n इजकल टू 0। इस बॉडी के ऊपर अलग अलग बहुत सारे टॉर्क लगते हो सकते हैं, तो उन सभी का जो समेशन है वो 0 हो जाएगा। और अगर टोटल टॉर्क 0 हो रहा है वेक्टर फॉर्म में तो आपको स्केलर फॉर्म में भी इस तरह से 3 इक्वेशन मिल जाएंगे टॉर्क के कंपोनेंट लेके। सिग्मा टू आई एक्स इजकल टू 0, यानी कि इन सभी टॉर्क का जो एक्स कंपोनेंट है उसका समेशन 0 हो जाएगा। इसी तरह से सिग्मा आई टू आई वाई विल बी 0 एंड सिग्मा आई टू आई जेड विल बी ऑल्सो 0। यानी कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में सभी टॉर्क का समेशन 0 होगा। तो इस तरह से अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है और साथ ही रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है तो ऐसी बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ऐसा हम कहते हैं। वैसे बॉडी कभी कभी पार्शियल इक्विलिब्रियम में भी हो सकती है। पार्शियल इक्विलिब्रियम यानी कि जैसे कि कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, या फिर अगर बॉडी में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो ऐसी बॉडी पार्शियल इक्विलिब्रियम में है, ऐसे कहते हैं। मैं आपको पार्शियल इक्विलिब्रियम के ये दोनों ही केस फिगर के साथ समझाता हूं। देखिए, ये पहली फिगर देखिए, यहां पे इस रॉड के ऊपर इस सेंटर सी के रिस्पेक्ट में इस एंड ए पे फोर्स एफ लग रहा है नीचे की ओर। इसी तरह से इस एंड बी पे भी फोर्स लग रहा है नीचे की ओर। दोनों ही एंड पे फोर्स जो है नीचे की ओर लग रहा है। अब इससे होगा ये कि ये दोनों ही फोर्स इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। सेंटर सी की रिस्पेक्ट में ये दोनों ही फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन यहां पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इस रॉड को ऐसे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, और यहां पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इस रॉड को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, राइट।
अब ये दोनों ही टॉर्क सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि दोनों ही फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं और सेंटर सी से दोनों ही पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेम है। इसलिए ये दोनों टॉर्क सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, बट दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इस वजह से टोटल टॉर्क यहां पे 0 हो जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं कि सिग्मा ऑफ आई टू आई विल बी 0, ठीक है। बट यहां पे टोटल फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि दोनों ही फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये दोनों दरअसल ऐड हो जाएंगे, तो ये 0 नहीं होंगे। तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि सिग्मा ऑफ एफ आई इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब सीधी सी बात है कि अगर टोटल टॉर्क 0 है तो यहां पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, राइट, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। बट यहां पे टोटल फोर्स 0 नहीं है, इसका मतलब कि यहां पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इस तरह से ये पार्शियल इक्विलिब्रियम का एक केस हो गया। अब ऐसा ही एक दूसरा केस ये देखिए यहां पे उसी तरह का रॉड है, वही सेंटर सी, और इस एंड ए पे नीचे की ओर फोर्स एफ लग रहा है, जबकि इस एंड बी पे ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो फोर्स है ये इस रॉड को ऐसे ऐसे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, और ये फोर्स भी इसे ऐसे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ही टॉर्क की डायरेक्शन सेम आएगी, राइट। तो यहां पे टोटल टॉर्क 0 नहीं होगा। हम लिख सकते हैं कि यहां पे सिग्मा आई ऑफ टू आई यानी कि टोटल टॉर्क 0 नहीं है, राइट। बट अब देखिए कि फोर्स जो है, एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। तो सीधी सी बात है कि टोटल फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि सिग्मा आई ऑफ एफ आई विल बी 0। तो यहां पे आप समझ गए होंगे कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि टोटल टॉर्क 0 नहीं आ रहा। बट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बिल्कुल है, क्योंकि टोटल फोर्स 0 आ रहा है, राइट। तो ये भी एक पार्शियल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। तो इस तरह से ये दोनों पार्शियल इक्विलिब्रियम है। चलिए अब देखते हैं एक डेफिनेशन, कपल। A pair of equal and opposite forces with different line of action is known as couple or torque. जब दो फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहे हो, सेम मैग्नीट्यूड के हो, तब जो प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं कपल या फिर कहते हैं उसे टॉर्क। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने ये जो फिगर देखी, ये अपने आप में कपल का ही एक एग्जांपल है। यहां पे ये जो फोर्स लग रहा है और ये जो फोर्स लग रहा है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, साथ ही दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, राइट। तो इससे कपल प्रोड्यूस होगा, यानी कि इससे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। हम वैसे डे टू डे लाइफ में भी इस कपल का यूज करते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल देखिए। जब हम अपने हाथों से किसी बोतल का ढक्कन खोलने की कोशिश करते हैं तो हम दरअसल उसमें कपल अप्लाई करते हैं। किस तरह से, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पे हम उंगलियों से इस तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, यह हो गया फोर्स F, और उसी वक्त हम थंब से इस तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, यह भी है फोर्स F, ऑलराइट। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि इस ढक्कन के ऊपर एक एंड पे इस तरफ फोर्स लग रहा है और दूसरे एंड पे इस तरफ फोर्स लग रहा है। ये दोनों ही फोर्स इस वर्चुअल सेंटर के रिस्पेक्ट में दोनों ही और लगते हैं। मैं इसे एक लाइन से जोड़ के आपको दिखाता हूं। देखिए इस तरह से इस वर्चुअल सेंटर की दोनों साइड ये फोर्स लग रहे हैं। एक एंड पे ये जो फोर्स लग रहा है
और दूसरे एंड पे ये जो फोर्स लग रहा है, दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन आप देख पा रहे हो कि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, राइट। तो इससे प्रोड्यूस होता है कपल, यानी कि टॉर्क, और उसी टॉर्क की वजह से ये ढक्कन जो है वो इस तरह से घूम पाता है, यानी कि ये ढक्कन खुल पाता है। तो इस तरह से डे टू डे लाइफ में हम टॉर्क का यूज करते ही हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में ये एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। यहां पे मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से अप्लाई किया हुआ है। मैं जरा इसे शो कर देता हूं। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। चलिए ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर बी कहा जाता है, ठीक है। अब होता यह है कि जो नॉर्थ पोल है ना, इस नीडल का जो नॉर्थ पोल है उसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है हमेशा, और जो साउथ पोल है उसे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। लेकिन यहां पे ये दोनों फोर्स जो है वो सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, ये भी फोर्स F और ये भी फोर्स F। अब आप देख पा रहे हो कि ये दोनों ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यानी कि यहां पे कपल प्रोड्यूस होगा, और इस वजह से ये नीडल ऐसे घूमेगी, इस तरह से ये नीडल घूम जाएगी, राइट। तो ये बात की हमने कपल की या फिर कहें कि टॉर्क की। ऑलराइट, तो बच्चों इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहां पे समाप्त करता हूं। आशा है कि आज के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज के इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिए, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हियर विथ अंशुमन बलदानिया signing off. Take care.